नमस्कार साथियों, हम विज्ञान कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ रहे थे। हमने अभी तक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर और उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे और अब इसी पाठ को आगे क्रम में चले तो आगे का जो टॉपिक है इस पाठ का वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले ये देखिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, फिर उनके प्रकार की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि जब कोई भी पदार्थ है वो आपस में क्रिया करके एक नए यौगिक का यदि निर्माण करे। जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पदार्थ ए व बी है और वो जो आपस में क्रिया करके नए यौगिक सी व डी का निर्माण कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें एक इस साइड में है, तो जो पदार्थ क्रिया करते हैं मतलब क्रिया को करने वाले, और जो क्रिया को करने वाले हैं उनका एक शब्द आता है क्रियाकारक। मतलब जो आपस में क्रिया करते हैं उनको हम बोलते हैं क्रियाकारक। और क्रिया करने के बाद जो हमें उत्तर मिलता है, कहने का मतलब क्रिया करने के बाद हमें जो फल मिलता है उसको हम बोलते हैं क्रियाफल। क्या बोलेंगे? क्रियाफल बोलेंगे। इन्हीं का एक दूसरा नाम है, इसको अभिकारक बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इनकी डेफिनेशंस वगैरह एग्जांपल सहित आपको नीचे पीडीएफ में लिंक मिल जाएगी, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इनके प्रकारों की बात करें, इनके प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, गति के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर, दिशा के आधार पर और अन्य। तो इनके जब प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार होगा गति के आधार पर। किसके आधार पर? गति के आधार पर। दूसरा जो होगा वो होगा ऊष्मा के आधार पर। ये इनका दूसरा प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का। और तीसरा जो प्रकार है, पहला प्रकार हो गया गति के आधार पर, दूसरा प्रकार हो गया ऊष्मा के आधार पर, तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा दिशा के आधार पर, और चौथा में हम रख देते हैं अन्य अभिक्रियाएं हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। मान लीजिए ये प्रश्न है, सबसे एक प्रश्न आ जाए आपके सामने कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करो। ऐसा प्रश्न आ गया तो लगभग आपका पूरा पाठ आ गया आपके सामने। ठीक है, गति के आधार पर देखिए, या तो गति तेज गति से होती है तो उसको तीव्र गति अभिक्रिया, या गति धीमी गति होती है एकदम धीमी तो मंद अभिक्रिया उसका नाम है, और या न धीमे और न ज्यादा तेज मतलब मध्यम अभिक्रियाएं। मतलब हम कह सकते हैं कि गति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, तीव्र, मंद और मध्यम अभिक्रियाएं। ऊष्मा के आधार की हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होगी। पहला जो होगा वो होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा जो होगा वो होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये गति के आधार पर 3 हो गई और ऊष्मा के आधार पर कितनी हो गई? 2 हो गई। और अब हम बात करेंगे दिशा के आधार पर, तो दिशा के आधार पर भी 2 होगी, उत्क्रमणीय और दूसरी होगी अनुत्क्रमणीय। यानी दिशा के आधार पर कितनी होगी? 2 प्रकार की होगी, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और अब हम बात करें अन्य, तो अन्य में देखिए इनमें खूब सारे रिएक्शंस हैं। संयोजन है, फिर वियोजन है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, और विस्थापन के बाद द्विविस्थापन, विस्थापन के बाद है द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण के बाद में है अपचयन, और अपचयन के बाद में है रेडॉक्स। इसका एक दूसरा नाम और है रेडॉक्स या अपपच्य इसको बोलते हैं, एक बोल सकते हैं अवक्षेपण। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन, तो ऑक्सीकरण का एक दूसरा नाम और है उपचयन, कई बार ये नाम आ जाता है इसका उपचयन।
और रेडॉक्स का एक दूसरा नाम है अपो पच्य। ये लगभग हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जो हमें 10वीं क्लास के अंदर पढ़ने हैं। अभी 10वीं क्लास के सिलेबस में ये प्रकार है, नोट डाउन कीजिएगा इनको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करके नई यौगिक का निर्माण करे उनको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जो पदार्थ क्रिया करते हैं उनको क्रियाकारक बोलते हैं और क्रिया करने के बाद जो नए यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रियाफल या उत्पाद बोलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करें, जब हम प्रकारों की बात करें तो प्रकार कितने होंगे? पहले आप बड़े भागों में पहला भाग गति के आधार पर, दूसरा है ऊष्मा के आधार पर, तीसरा है दिशा के आधार पर और जो चौथा है वो अन्य। ठीक है, और अन्य में इसमें गति के आधार पर 3 हो गए, फिर ये 2 हो गए, ऊष्मा के आधार पर, दिशा के आधार पर 2, ये 7 हो गए और ये लगभग 7 से 8 हैं। तो कुल मिलाकर के 14 से 15 अभिक्रियाएं हैं जिनको हम अब अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे गति के आधार पर अभिक्रियाएं। कौन सी लिखेंगे? गति के आधार पर अभिक्रियाएं। और गति के आधार पर अभिक्रियाओं में पहली जो अभिक्रिया होगी, गति के आधार पर अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया जो होगी वो होगी तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तो गति के आधार पर हेडिंग लगाइए आप, गति के आधार पर, गति के आधार पर, और पहली है तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यदि गति तेज, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो काफी तीव्र गति से संपन्न होती है, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में काफी कम समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। इनमें जो समय लगता है ना वो कौन सा है? इनको संपन्न होने में 10⁻⁻6 से 10⁻⁻14 सेकंड का समय लगता है। इतना, मतलब सेकंड का भी 6वां भाग है, सेकंड का 14वां भाग, ये होती है तीव्र अभिक्रियाएं। मतलब काफी तेज गति से जो संपन्न हो जाए, आप ऐसा लिख सकते हो, उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जब हम एग्जांपल्स की बात करें इनके, तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? जो भी अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, और अम्ल क्षार अभिक्रियाओं का एक दूसरा नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और अम्ल क्षार का आपका अगला ही पार्ट है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हैं वो सारी की सारी क्या है? तीव्र अभिक्रियाएं हैं। मतलब इनको संपन्न होने में काफी कम समय लगता है। जब अम्ल की बात करेंगे, आप पढ़ोगे प्रबल, दुर्बल, इस तरीके के होंगे। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तब सबसे ज्यादा तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। प्रबल अम्ल की जब बात करें, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, ये पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे भी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है, और इसकी जब अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, तब ये जो अभिक्रिया होगी वो काफी तेज गति से संपन्न होगी, और इससे क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा और एक जल का निर्माण होगा। या आप इसका एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, मतलब तीव्र अभिक्रियाओं का उदाहरण हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जो भी दहन अभिक्रियाएं हैं, दहन अभिक्रियाएं जब आग लग जाती है, आग पकड़ लेती है, तब वो काफी तेज गति से संपन्न होती है। मतलब दहन अभिक्रिया, आप इसको एग्जाम्पल ये लिख सकते हो, C+O2 CO2, मतलब ये दहन अभिक्रियाएं हैं, तो इनको संपन्न होने में भी काफी कम समय लगता है। तीसरी जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, तीसरी आप एग्जाम्पल लिख पा रहा हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ये आपने आज से पहले खूब सारा पढ़ा होगा। जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रियाएं हैं वो भी किसमें आती है? तीव्र अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को लिखें तो 6CO2 + 12H2O होता है, और ये अभिक्रिया किन किन का निर्माण करता है आपको यदि पता होता। जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं किसे, आपको पता है? जब सूर्य, जो आपको पता होगा बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, कि जब
जब मतलब जो पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भोजन बनाने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं उनको हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये 6CO2 + 12 H2O, C6H12O6 + 6CO2 और +6 H2O, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, 6 12 और ये क्या है, ये समीकरण को जब आप संतुलित करना आप जब आगे सीखोगे तब आपको पता चलेगा 6O2 है। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस तरीके से होती है। अब इसमें और चौथी आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो, अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिनको संपूर्ण होने के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है उनको अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। और ये अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो भी तीव्र अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये है आपकी तीव्र अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने में काफी कम समय लगता है, मतलब इनको संपन्न होने में 10 की पावर -6 से 10 की पावर -14 सेकंड का समय लगता है। अम्ल क्षार जो अभिक्रियाएं हैं वो सबसे मेन एग्जांपल है इसका। और मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, देखिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अभिक्रिया करेंगे, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करेंगे, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की अभिक्रिया करेंगे, सारी अभिक्रिया करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो तीव्र गति से संपन्न होती है ये होती है। आप सिर्फ परिभाषा याद कीजिए और एग्जाम्पल से याद कीजिएगा कि ये जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, क्योंकि आपके जो प्रश्न आता है तो पहले परिभाषा बताइए, उदाहरण लिखिए या उदाहरण देकर आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे, फिर ये पूछा जाएगा ये किसका उदाहरण है और उसको परिभाषित भी कीजिए। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। तो ये हमने अभी पढ़ी है तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब हम जब बात करें गति के आधार पर दूसरी अभिक्रिया, और उन जब दूसरी अभिक्रिया जो बात होगी वो क्या होगी, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, मंद अभिक्रिया आप किसे बोलेंगे कि जिनको संपन्न होने में, जिनको वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में काफी अधिक समय लगता है, काफी अधिक समय लगता है, मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। और इनको संपन्न होने में काफी अधिक, मैं इतना लिख रहा हूं आप समझ गए होंगे, काफी अधिक जब समय लगता है उनको बोलते हैं मंद अभिक्रियाएं। और इनको संपन्न होने में महीनों या साल तक लग जाते हैं, महीनों साल लग जाते हैं जब ये संपन्न होती है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मंद अभिक्रियाएं बोलेंगे। ठीक है, और मंद अभिक्रिया का जब एग्जांपल्स की बात करें तो मंद अभिक्रिया का एग्जांपल सीधा है लोहे पर जंग लगना। जब जंग लगती है तो काफी अधिक समय लगता है, मतलब जंग लगती है, लोहा क्या होता है, Fe होता है। जब ये ऑक्सीजन और H2O के संपर्क में आता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है Fe2O3। ठीक है, और इसी से ये जंग लगती है। और लोहे पर जब जंग लगती है तो इसका जो नाम है ये नाम है फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, मतलब ये जंग ही है। जब आपसे प्रश्न में कहीं पूछ लिया जाए कि जंग का सूत्र कौन सा है तो यही जंग है, Fe आयरन होता है, आपको पता है। और जब ये जंग कैसे लगती है, जब ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आएंगे तो इनके ऊपर जंग लगेगी, और जंग लगते ही जिसका निर्माण होगा वो फेरिक ऑक्साइड होगा, मतलब वही एक तरीके से क्या होगी, जंग होगी। और दूसरा जो है जो मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वो है कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर CO2 का निर्माण। ठीक है, कमरे के ताप पर CO2 का जो निर्माण होता है वो भी कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। और यही लिखें कमरे के ताप पर जल H2O का निर्माण, तो वो भी किसके अंतर्गत है कि मंद अभिक्रिया के। चौथी आप बात कर सकते हैं जब आप खाद्य पदार्थों को तांबे के बर्तन में रखते हैं, तांबे के बर्तन में रखते हैं, मतलब खाद्य में बात करें खट्टे। ठीक है, खाद्य खट्टे पदार्थों को जब तांबे के बर्तन में रखते हैं तो उसमें हरे रंग की परत जम जाती है, हरे रंग की परत जो जमती है, और वो भी किस अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, वो भी इसी मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिनको संपन्न होने में काफी अधिक, मतलब महीनों साल लग जाते हैं जिनको संपन्न होने में, उनको हम बोलेंगे मंद अभिक्रियाएं।
और मंद अभिक्रियाओं के जब एग्जांपल्स की बात करें, लोहे पर जंग लगना, कमरे के ताप पर CO2 का निर्माण, कमरे के ताप पर H2O का निर्माण, खाद्य पदार्थों को तांबे के बर्तन में रखते हो तब हरी परत बनती है, तब उसको हम वो भी किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वो भी मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। और फिर तीसरी क्या है, मध्यम अभिक्रियाएं। मध्यम अभिक्रिया किसे बोलते हैं, मध्य अभिक्रिया बोल सकते हो, ठीक है। तो मध्य अभिक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, मध्य मतलब नए ज्यादा और नए ही कम, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में नए अत्यधिक समय लगता है और नए बहुत ही कम समय लगता है, उनको हम मंद अभिक्रियाएं बोलेंगे। ये 10वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। और कौन सी मंद अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं जो जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती है वो मंद अभिक्रिया, मतलब ये अभिक्रियाएं आणविक होती है, मतलब अणु जो होते हैं उनके बीच में जो अभिक्रियाएं होते हैं ये आणविक अभिक्रियाएं होती है, ये आणविक अभिक्रियाएं होती है। ये सारी के सारी जो आणविक अभिक्रियाएं हैं वो मध्यम अभिक्रियाएं हैं। जब इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिएगा, N2 + 3H2 ये आ गया 2NH3, ठीक है। H2 + I2, H2 + I2 2HI, ये जो अभिक्रियाएं हैं वो मंद अभिक्रियाएं हैं। यदि वो लिखना चाहो तो N2 + O2 लिख सकते हो आप, N2 + O2 ये होता है 2NO, और यदि आप लिखो PCl5, ठीक है, मतलब PCl3 + Cl2, ये सारी की सारी जो रिएक्शंस हैं वो मध्यम अभिक्रियाएं की ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार पढ़े, तो पहला प्रकार जो पढ़ा था वो गति के आधार पर पढ़ा था, उनके तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हम दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके आधार पर, दूसरा आपने क्या, ऊष्मा के आधार पर। तो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को अब हम पढ़ेंगे। ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार की थी, ऊष्मा के आधार पर थी 2 प्रकार की, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहली थी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऊष्मा के आधार पर। और ऊष्मा के आधार पर पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। देखिए क्षेपी, इसको ऊष्माक्षेपी में एक नाम याद रखिए, उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, सीधा सा मतलब होता है बाहर निकलना, उत्सर्जन। तो शोषी, जब ऊष्माशोषी नाम आएगा ना दूसरा, पहला क्या, दूसरा नाम क्या है, ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, 2 ही फर्क होगा इन नामों में। ऊष्माशोषी मतलब अवशोषण, मतलब वही अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है। वे अभिक्रियाएं जब वो संपन्न होती है, जो अभिक्रियाएं जब होती है, जब क्या होता है, ऊष्मा जब निकलती है, जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा जब बाहर निकलती है, मतलब उस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब जब अभिक्रिया जो संपन्न होती है, जब ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उनको हम क्या लिखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। नाम याद रखोगे, वे अभिक्रियाएं जिसमें संपन्न होने के दौरान, जिनके संपन्न होने के दौरान, मैं सीधा बोल रहा हूं, आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ के द्वारा, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कौन सी है, जब ऊष्माक्षेपी की हम बात करेंगे तो उनके एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं, लगभग जो दहन अभिक्रियाएं हैं, मतलब दहन अभिक्रिया में आप C+O2 वाला एग्जांपल भी यहाँ लिख सकते हो, वो कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जैसे कोयले का दहन, मीथेन का दहन, ये कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। जब दूसरी बात करें, चूने के पानी में जब आप CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें चूने के पानी में या चूने में पानी मिलाना, चूने में पानी मिलाना, जब भी आप चूने के अंदर पानी को मिलाओगे तो उसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा।
और पहली क्या होगी दूसरी। और जब चूने के पानी में, जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करोगे, जब चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर भी कौन सी क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। देखिए जो दहन अभिक्रिया होती है उसमें भी ऊष्मा निकलती है, बाहर निकल रही है, मतलब उत्सर्जन अभिक्रिया होगी, उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा क्षेपी होगी। दूसरा, जब चूने में जब आप पानी मिलाओगे तब भी ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसका मतलब वो भी ऊष्मा क्षेपी होगी। और चूने के पानी में जब आप CO2 गैस प्रवाहित करोगे तब भी ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, इसका मतलब वो भी क्या होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी की बात हमने कर ली और अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि वे अभिक्रियाएं जब उनके संपन्न होते समय, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होते समय, या जब अभिक्रिया, इसे भी लिख सकते हो जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्रियाकारक को तोड़ने या जोड़ने के लिए जो हम ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, जब क्रियाकारक को तोड़ने या जोड़ने, या तो टूटता है या जुड़ता है, कोई तो अभिक्रिया होती है, या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे, तो उनको तोड़ने या जोड़ने के लिए जब हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, मतलब जब हमें ताप देना पड़े, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों को तोड़ने या जोड़ने के लिए जब हमें ताप देना पड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। जितनी भी अधिकतम जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। अधिकतर संयोजन अभिक्रिया जो है ना वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं। दूसरा एकदम कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्रवाहित होगी। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस प्रवाहित होगी। और इसको भी ये भी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। ठीक है, एक FeSO4 को जब आप गर्म करोगे तो फिर सल्फेट FeSO4, इसको भी आप जब आप गर्म करोगे तो इसमें हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड 6 SO2 और SO3 प्लस SO3, इनका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये जो दो एग्जांपल्स जो हैं आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, मतलब ऊष्माक्षेपी जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य भाषा में समझें, जब ऊष्मा निकलेगी तब, जब ऊष्मा निकल रही है अभिक्रिया के दौरान तब ऊष्माक्षेपी, और जब हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए तब हम उनको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा बता दीजिएगा, आपकी अगली क्लास में मैं इनका समाधान कर दूंगा। थैंक यू।